हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। एक मैंने आपको होमवर्क से दिया था। इसी प्रश्न को आज हम कंटिन्यू करें। तो आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से था, फाइंड आउट इन द फॉलोइंग सर्किट, यानी इस परिपथ में आपको बताना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी यहाँ पर इस सर्किट में इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस या कुल प्रतिरोध कितना है। दूसरा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, यानी टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी इस परिपथ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले क्या कहा गया है, कुल प्रतिरोध, यानी सबसे पहले आपको प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो ये सर्किट जो है आपका कुछ इस तरीके से है। आप इसे साथ साथ ड्रॉ करते रहेंगे। ये है आपका 5 ओम का प्रतिरोध, ये है 15 ओम, ये है आपका 30 ओम, ये बैटरी है 30 वोल्ट। तो आपका परिपथ कुछ ऐसा है। अब हम मान लेते हैं कि जो आपका 5 ओम है, 5 ओम, ये R1 प्रतिरोध है, 15 ओम R2 और 30 ओम R3। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट R1 R2 R3। ठीक है, R1 कितना है, 15 ओम, R2 कितना है, हम 30 ओम ले लेते हैं, R3 हम ले लेते हैं 5 ओम। अब सबसे पहले हम अगर बात करें R1 और R2 की, तो ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं, समानांतर रूप। ठीक है, आप लिखेंगे सिंस R1 एंड R2 आर connected in parallel, R1 तथा R2 प्रतिरोध समानांतर रूप में संयोजित है। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन का, इस संयोजन का कुल प्रतिरोध माने, तो हम मान लेते हैं R डैश कुल प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है, हम फॉर्मूले की बात करें अगर, वो होगा 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध आपस में समानांतर रूप में जुड़े हैं। ठीक है, तो 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R1। R1 कितना है, 15, R2 कितना है आपका 30। 30 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3/30। या अगर हम R डैश की बात करें तो R डैश इक्वल्स टू 30/3 हो जाएगा, यानी 10 ओम। यानी आपका जो R1 R2 प्रतिरोध है, इनका जो संयोजन है उसका कुल प्रतिरोध कितना आया, 10 ओम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे
अब हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया एक सिंगल रेजिस्टर में, एक प्रतिरोध में। तो आपका जो यहाँ पे ये जो सर्किट है वो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये है आपका 5 ओम, ये हो गया आपका 10 ओम, यानी इसकी जगह या इसका जो कुल प्रतिरोध है वो 10 ओम है। हम एक रेजिस्टर के माध्यम से भी इसे दर्शा सकते हैं। अब ये आपका आर डैश है और ये आर डैश है और ये आपका R3 है। आर डैश और R3 दोनों सीरीज में जुड़े हैं, ठीक है। कैसे जुड़े हैं आपके सीरीज में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो आप लिखेंगे R3 and R dash, R3 and R dash are connected in series. यानी R3 तथा R डैश मान लीजिए, या R3 R डैश के साथ, R3 R डैश के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ पे हम इस कॉम्बिनेशन का, इस संयोजन का जो कुल प्रतिरोध मानेंगे उसे हम R मान लेंगे, कैपिटल R, ठीक है। तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा R डैश और R3 का योग, यानी R3 प्लस R डैश। R3 कितना है आपका, R3 की बात करें तो R3 आपका 5 ओम है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 प्लस R डैश की बात करें, R डैश कितना आया है 10 ओम प्लस 10, यानी 15 ओम, 15 ओम। यानी R का अगर हम मान बताएं या R के मान की बात करें तो R जो है या जो कुल प्रतिरोध है इस परिपथ का वो कितना आया है 15 ओम। तो आप लिखेंगे इस परिपथ का कुल प्रतिरोध 15 ओम है। द टोटल resistance of the circuit is 15 ओम, ठीक है। तो आपका जो ये सर्किट है, परिपथ है, इसका जो कुल प्रतिरोध आया है वो आपका 15 ओम आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका पहला पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी इस परिपथ से कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास इस परिपथ का कुल प्रतिरोध है, साथ ही साथ हमारे पास इसका वोल्टेज भी दिया गया है, यानी यहाँ पे हमने कितने वोल्ट का आपका जो है बैटरी लगाई है, 30 वोल्ट की, ठीक है। V है परिपथ का, R है, I आप निकाल सकते हैं किसके माध्यम से, ओम के नियम के माध्यम, ठीक है, ओम्स लॉ का यूज करें। तो आप लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए वोल्टेज, यानी V कितना दिया है, वोल्टेज है आपका 30 वोल्ट, कुल प्रतिरोध कितना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध,
परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर। कितना है आर? 15, 15 ओम। लिखेंगे बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम के नियमानुसार क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होता है। I निकालना है तो I बराबर V बाय आर, ठीक है, V बाय आर, I बराबर, ठीक है, V कितना है 30, R कितना है 15, यानी 2 एम्पियर, ठीक है। तो करंट कितना आया है, धारा कितनी आई है 2 एम्पियर, ठीक है। तो आप लिखेंगे परिपथ से कुल 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। टू एम्पियर ऑफ total current flows through the सर्किट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिपथ से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को संक्षेप में समझाइए। यहाँ पर आपके पास 3 जो है क्वेश्चंस हैं, 3 टॉपिक्स बेसिकली दिए हैं। इनमें से आपको कोई भी 2 समझाना, ठीक है। पहला है प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट। दूसरा है घरेलू परिपथ में फ्यूज, इंपॉर्टेंट ऑफ फ्यूज इन डोमेस्टिक सर्किट। तीसरा है विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सबसे पहले आपसे प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा के बीच में क्या अंतर होता है यह पूछा गया। अब अगर जो है प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। जैसे कि आप एसी से समझ सकते हैं कि एसी एक ऐसी धारा है जो एक टाइम के बाद अपना जो है पाथ चेंज करती है, यानी इसका फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, कुछ टाइम बाद इसका फ्लो बदल जाता है या चेंज होता है। अगर हम एसी की बात करें तो एसी करंट का जो उदाहरण है वह है आपके घरों तक पहुंचने वाली बिजली। तो जो आपके घरों तक बिजली पहुंचती है वह एसी ही होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट। और अगर हम एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इसकी जो है बहुत सारी अलग अलग जो है इसकी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि ये जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है, इस प्रकार की धारा को हम बेहद दूर दूर तक तारों के माध्यम से ले जा सकते हैं। और जब इसका ट्रांसमिशन होता है, जब इसका फ्लो होता है, तो किसी भी प्रकार की जो है क्षय, जो आपका पावर का या जो शक्ति का क्षय है, एनर्जी का जो लॉस है वो नहीं होता। यही कारण है इसका उपयोग जो है हमारे घरों में किया जाता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हमारे घरों तक आने वाली बिजली जो आपके जल विद्युत संयंत्र है या ताप विद्युत संयंत्र है, यानी बेसिकली जो आपके विद्युत संयंत्र हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, जहां से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप जो उत्पादन करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, वहां से आपके घरों तक पहुंचाई जाती है। और
आपके घरों तक जब इसे पहुंचाया जाता है तो ये लंबी तारों के माध्यम से इसे ले जाया जाता है और इनको हम आसानी से उन तारों से फ्लो करा सकते हैं, प्रवाहित करा सकते हैं बगैर एनर्जी लॉस के। इसीलिए इसका उपयोग घरों में किया जाता है। अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा की तो इसका जो जनरल वैल्यू है वो 50 हर्ट्ज। इंडिया में या भारत में इसका 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है एसी की, उसी का हम उपयोग करते हैं। और अगर हम बात करें इसकी जो पाथ होता है, इसका जो पथ होता है एसी का, ऑल्टरनेटिंग करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का, वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये बार बार क्या करता है, कुछ टाइम बाद अपनी पथ को बदलता है। अब अगर हम डीसी की बात करें, डीसी यानी दिष्ट धारा, या जिसे आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। इस प्रकार की जो करंट है उसका उदाहरण है आपके सेल और बैटरी। इस प्रकार की जो धारा होती है इसे हम बहुत दूरी तक जो है बगैर लॉस के नहीं ले जा सकते। इसको क्योंकि आप क्या करते हैं, आपको इस प्रकार की जो धारा है वो आपको बैटरी या सेल में प्राप्त होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन बैटरी या सेल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि डीसी को आप इधर से उधर, ये काफी पोर्टेबल होती है, आप इधर से उधर इसे कैरी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसमें जो इसका पथ होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। एसी की तरह कुछ समय बाद ये अपने पथ को बदलती नहीं। ठीक है, यानी इसकी दिशा सिर्फ एक ही होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी आगे की। तो ये आपका अंतर है एसी और डीसी में। आपको ध्यान रखना है, एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो हमारे घरों तक तारों के माध्यम से आ रही है, जिसका उपयोग आप कर रहे हैं, जिसका यूज आप कर रहे हैं। डीसी करंट का जो होती है वो आपकी बैटरी में होती है। जो आपके बैटरी होते हैं, इन्वर्टर्स में बैटरी होती है, आपकी गाड़ियों में बैटरी होती है, सेल होती है, तो इनमें कौन सी धारा होती है, आपकी डीसी। और ये एक जैसी होती है, यानी इसका जो पथ होता है वो सेम होता है, एक समय के बाद इसका पथ बदलता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, AC is easy to transferred over AC is easy to transferred over longer distance even between two cities without much energy loss। यानी AC को हम, प्रत्यावर्ती धारा को हम बहुत दूरी तक लेके जा सकते हैं, लंबी लंबी दूरियों तक या दूर दूर तक हम इसे लेके जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक हम लेके जा सकते हैं बगैर जो है एनर्जी के लॉस के, बगैर ऊर्जा के क्षय। द रोटेटिंग मैग्नेट्स कॉजेज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब क्या होता है, जो आपका जनरेटर होता है, जनरेटर में क्या होता है, आपके जो मैग्नेट्स होते हैं या बेसिकली आपकी जो एक्सल होती है वो बेसिकली बार बार मूव करती है, और कुछ समय बाद वो क्या करती है, अपने जो है अपने पथ को भी वो, क्योंकि आपका क्या होता है, जो एक्सेल है और जो आपकी कॉइल है वो मूव करती है, जो कुंडली होती है वो घूमती है, फिर करंट का फ्लो चेंज होता है, तो क्या होता है, फिर उसका चेंज एक जो आधी साइकिल के बाद उसका जो है रिवर्स हो जाती है, उसकी डायरेक्शन या दिशा उल्टी हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसकी दिशा में बदलाव आता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी डिपेंडेंट अपॉन द कंट्री। अगर हम एसी की फ्रीक्वेंसी की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा की जो है आवृत्ति की बात करें, तो ये जो है कंट्रीज पे डिपेंड करती है, बट जनरली द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। और अगर हम अधिकतम देखें या न्यूनत मतलब नॉर्मली अगर हम देखें, नॉर्मली जो है इसका जो फ्रीक्वेंसी जो होती है एसी की वो 50 से 60 हर्ट्ज होती है। In AC, the flow of current changes its direction forward and backward periodically। AC में क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि जो करंट है, धारा है, उसकी दिशा कुछ कुछ समय बाद बदलती है, पहले आगे की ओर होती है, फिर पीछे की ओर, और ये कैसा होता है, पीरियोडिकली। ठीक है, एक समय अंतराल के बाद ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन्स इन AC keep changing their direction backward and forward।
जो एसी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एसी धारा या प्रत्यावर्ती धारा है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी डायरेक्शन को, अपनी दिशा को बदलते रहते हैं पीछे और आगे की ओर, यानी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। Direct current DC cannot be transferred over a long distance. It loses electric power. हम दिष्ट धारा को दूरी, बेहद दूर तक लेके नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि क्या होता है, जब भी आप इसका ट्रांसमिशन करते हैं तो कुछ ना कुछ जो है शक्ति का या ऊर्जा का क्षय होता है। द स्टडी मैग्नेटिज्म मेक्स डीसी फ्लो इन अ सिंगल। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो है मैग्नेटिज्म एक जैसा होता है, जिस कारण धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी और जीरो फ्रीक्वेंसी। अगर हम डीसी की बात करें, दिष्ट धारा की बात करें, तो दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, या फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो शून्य होती है। इट फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन स्टेडीली। ये एक ही दिशा में जो है चलती है, एक ही दिशा में ये गमन करती है। इलेक्ट्रॉन्स ओनली मूव इन डायरेक्शन फॉरवर्ड, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही दिशा में गति करते हैं, एक ही दिशा में मूव करते हैं, वो है फॉरवर्ड यानी आगे की ओर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इन दोनों में अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा एसी को लंबी दूरी तक, यहाँ तक कि दो शहरों के बीच में भी बिना अधिक ऊर्जा हानि के स्थानांतरित करना आसान है। घूमने वाले चुंबक विद्युत प्रवाह की दिशा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। एसी की फ्रीक्वेंसी देश पर निर्भर करती है, लेकिन आमतौर पर 50 से 60 हर्ट्ज होती है। एसी में करंट का प्रवाह समय समय पर अपनी दिशा आगे और पीछे बदलता रहता है। एसी में इलेक्ट्रॉन अपनी दिशाएं बदलते रहते हैं, आगे और पीछे। दिष्ट धारा की बात करें, डीसी को बहुत लंबी दूरी तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह विद्युत शक्ति खो देता है। सिर्फ चुंबकत्व डीसी की दिशा में प्रवाहित करता है। डीसी की कोई आवृत्ति शून्य आवृत्ति नहीं होती है, यह एक ही दिशा में निरंतर बहती रहती है। इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में चलते हैं, आगे की ओर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों के बीच में अंतर। आप इसे नोट करेंगे। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड है घरेलू परिपथ में फ्यूज का महत्व, यानी आपको बताना है कि आखिर घरेलू परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। अगर हम फ्यूज की बात करें तो फ्यूज का उपयोग घरेलू परिपथ में सेफ्टी डिवाइस यानी सुरक्षा उपकरण के रूप में किया जाता है। यहाँ पर अगर हम फ्यूज की बात करें तो फ्यूज एक ऐसे पदार्थ का या ऐसी तार का बना होता है जिसका गलनांक या जिसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, काफी कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अब इसका गलनांक कम होता है, यानी नॉर्मल जो हमारी तारें होती हैं, कॉपर की तार जिनका हम उपयोग करते हैं घरेलू परिपथ में, ये जो तारें होती हैं इनका गलनांक अधिक होता है, और इनके कंपैरिजन में जो आपकी फ्यूज की तार होती है उसका गलनांक कम होता है, या फ्यूज जो होता है वो ऐसे पदार्थ से बनता है जिसका गलनांक कम होता है। ठीक, कम होता है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये पावर सप्लाई है, ये आपने यहाँ पे फ्यूज लगाया है और ये आपकी तार। अब क्या होता है कि जो ये आपका गलनांक होता है, एक लिमिट के बाद अगर पावर बढ़ेगी तो क्या हो जाता है, गल जाता है। अब
अगर हम बात करें गलनांक कम होता है तो यानी क्या होता है इसका मतलब है कि जो हम तारों का उपयोग कर रहे हैं उससे इसका गलनांक जो है कम होता है। नॉर्मली हम जो है तांबे की या कॉपर की तारों का उपयोग करते हैं तो इसका गलनांक उससे कैसा होता है, कम होता है। अब यहाँ पे क्या कहा मैंने, गलनांक कम होता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप ये जानते हैं कि जो आपकी विद्युत धारा होती है, जो भी आपकी करंट होती है, वो तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, तापीय प्रभाव, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, जिसे आप हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। आपने क्लास 8 में पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट के बारे में, किस तरीके से विद्युत धारा तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है। आपके पास अनेकों ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें विद्युत धारा तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है और जिस कारण वो आपके उपयोग में आते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे धारा की मात्रा बढ़ती है तो उतना ज्यादा आपका तापीय प्रभाव ज्यादा होता जाता है। अब मान लीजिए कि हमारे घरों तक जो हमारे पावर सप्लाई है वहां तक धारा पहुंची और वो धारा कैसी थी, काफी अधिक, बहुत ज्यादा अधिक थी, ऐसी इतनी अधिक थी कि वो हमारे घर के लिए या हमारे घर के परिपथ के लिए, हमारे इक्विपमेंट्स के लिए, उपकरणों के लिए ठीक नहीं है। अब क्या हुआ, हमारा जो फ्यूज है वो ऐसी ही तार का बना होता है जो इस सेफ्टी लिमिट से अधिक अगर करंट फ्लो हो तो वो गल जाए, ठीक है, उसका गलनांक कम होता है तो वो गल जाता है। अब मान लीजिए बहुत अधिक धारा बह रही है, सेफ्टी लिमिट से ज्यादा धारा बह रही है, तो वो क्या हुआ, वो गई, जैसे ही वो फ्यूज में जाएगी तो फ्यूज की जो तार है वो गल जाएगी क्योंकि इसका गलनांक कम है। और एक लिमिट से ऊपर अगर धारा बहती है तो ये क्या हो जाती है, गल जाती है। अब जब ये गल जाएगी तो क्या होगा, आपका जो फ्यूज है वो क्या कर देगा, गलने के कारण परिपथ में एक गैप यानी एक क्या खाली जगह उत्पन्न कर देगा, गैप उत्पन्न कर देगा, जिस कारण क्या होगा, जिस कारण धारा आगे तार पर नहीं जा पाएगी और आपके घर तक बिजली नहीं जाएगी, जिस कारण आपके घर जो है विद्युत धारा के कारण जलने से बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो धारा था उसने एक से जो सेफ्टी लिमिट है उससे ऊपर क्रॉस किया और जैसे ही उसने उसको क्रॉस किया हमारा जो फ्यूज है वो गल गया और उसने परिपथ तोड़ दिया, जिस कारण धारा आगे प्रवाहित नहीं हुई और हमारे घर का जो परिपथ है, हमारा घर जो है वो जो है क्षति से बच गया या लॉस से बच गया, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, घरों में जो आपके विद्युत फ्यूज होते हैं उनका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज एज अ सेफ्टी डिवाइस, यानी विद्युत फ्यूज का उपयोग हम सुरक्षा उपकरण के रूप में करते हैं। Whenever there is a large amount of current flowing through a circuit due to some faults due to the lower melting point of the alloy, the fuse melts down which break the circuit connection. क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो आपका एक सेफ्टी डिवाइस है, एक सुरक्षा उपकरण है। जब भी इससे जो है धारा अधिक बहती है तो क्या होता है, ये गल जाता है, ठीक है, फॉल्ट्स के कारण ये गल जाता है, इसका जो अलॉय है वो गल जाता है, जिस कारण फ्यूज मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है और परिपथ को तोड़ देता है। विद्युत फ्यूज का उपयोग सुरक्षा उपकरण के रूप में किया जाता है जब भी कुछ दोषों के कारण किसी सर्किट में बड़ी मात्रा में करंट प्रवाहित होता है तो मिश्र धातु के कम गलनांक के कारण मिश्र धातु के कम गलनांक के कारण, यहाँ पे आएगा गलनांक, ठीक है, गलनांक के कारण फ्यूज पिघल जाता है जिससे सर्किट कनेक्शन टूट जाता है और हमारा घर बच जाता है, ठीक है। तो ये आपका यूज है इलेक्ट्रिक फ्यूज का घरों में। आप इस आंसर को नोट करेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो आपका थर्ड पार्ट है विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट।
विद्युत चुंबक के बारे में आपको लिखना है, विद्युत चुंबक क्या होते हैं ये आपको बताना है। अब अगर हम विद्युत चुंबक की बात करें तो विद्युत चुंबक क्या होते हैं, पहले हम देख लेते हैं विद्युत चुंबक बेसिकली क्या होता है। एक आपने कॉइल लेनी है, जो कि एक कुंडली लेनी है जो कि कवर है किसी प्लास्टिक से या किसी कपड़े से। इसके बीच में आपने एक लोहे की कोर लगानी, ठीक है। इसको आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे। स्विच से कनेक्ट करेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही स्विच ऑन हो गया तो क्या होगा, परिपथ से धारा प्रवाहित हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप जानते हैं, हमें पता है कि जब भी कोई धारा किसी कंडक्टर से, चालक से प्रवाहित होती है तो वो क्या करती है, वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और अगर हम इस कंडक्टर, जैसे कि हमने कोई कॉइल ले ली, उससे धारा प्रवाहित करी, वो एक जो है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। फिर अगर हम उसके बीच में एक लोहे की छड़ लगा दें, लोहे का एक कोर लगा दें, तो क्या होता है, मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही हम कॉइल के बीच में हमने आयरन की जो है कोर डाली, इसको हमने परिपथ से जोड़ा और यहाँ से धारा प्रवाहित की, तो क्या होता है, जैसे ही इससे धारा प्रवाहित होती है, ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और आसपास अगर आप कोई लोहे की चीज रख दे, जैसे कि लोहे की कीलें रख दे, तो वो इससे चिपक जाती है। अब जैसे ही क्या होता है, आप क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद करते हैं तो क्या होता है, जो लोहे की कीलें हैं वो इससे अलग हो जाती है, यानी ये जो है वो आपका क्या करता है, अपना चुंबकत्व खो देता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है, ठीक है। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो ये क्या है, एक टेम्पररी मैग्नेट है, ठीक है, अस्थायी चुंबक है, जो कि तब तक चुंबक की तरह कार्य करता है जब तक उससे धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही धारा बंद कर दी जाती है तो वो अपना चुंबकत्व खो देता है, ठीक है। An electromagnet is a temporary magnet made by winding wires around an iron core. When current flows in the coil, the iron becomes a magnet, and when the current is turned off, it loses its magnetic property. विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है जो लोहे की कोर के चारों ओर तार घुमावदार, यानी आपको क्या करते हैं, आप कुंडली, लोहे की कोर के चारों तरफ कुंडली बनाते हैं। जब कुंडली से करंट प्रवाहित होता है, यानी जब कॉइल से क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो लोहा चुंबक बन जाता है, यानी ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और जब करंट बंद कर देते हैं तो यहाँ अपना चुंबकीय गुण खो देते। तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो कि अंतिम पंक्ति में बैठा है वो श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती, यानी एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है, वो क्लास में बैठा, और वो कहाँ पे बैठा है, क्लास में सबसे आखिर। और क्या देखा गया कि उसको श्यामपट्ट पे पढ़ने पर प्रॉब्लम हो रही है, यानी उसे ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, उसे ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। यह किस प्रकार का दृष्टि दोष है, आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का यह दृष्टि दोष है, कौन सा डिफेक्ट, विजन का डिफेक्ट इसे है। इसके उत्पन्न होने के दो कारण लिखिए, आपको कारण बताने हैं क्यों ऐसा होता है। रेखीय आरेख द्वारा समझाइए, इसको आपको रेखीय आरेख द्वारा भी समझाना है। इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, यानी आप इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। A student has difficulty in reading the blackboard while sitting in the last row. Which type of refractive defect of the eye is it?
Write two reasons for its occurrence. Explain with the help of linear diagram. How can this be solved by classes? ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि एक बच्चा है जो कि क्लास में सबसे लास्ट में बैठा है, उसे ब्लैक बोर्ड में लिखी हुई चीजें ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको बताना है उसे कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा उसका विजन का डिफेक्ट है, कौन सा दृष्टि दोष है। साथ ही साथ आपको इसे किरण आरेख के द्वारा समझाना है। ठीक है, आपके जो डायग्राम से रे डायग्राम उसके माध्यम से आपको बताना है, और आपको ये भी बताना है कि हम इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो बच्चा है, ठीक है, वो पीछे बैठता है, अंतिम पंक्ति पर बैठा है। ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है, पीछे से बैठकर पढ़ने में कठिनाई हो रही है। अब अगर हम बात करें, बच्चा कहाँ बैठा है, पीछे बैठा है, और उसे जो है पढ़ने में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो इसका अर्थ है कि जो बच्चा है उसे क्या हो रखा है, मायोपिया हो रखा है, यानी शॉर्ट साइटेडनेस हो रखा है। मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष क्या होता है, यह वह अवस्था होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है पास की चीजों को तो पढ़ पाता है, यानी अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उस कोई भी पुस्तक रखी जाए, कोई भी आपकी चीजें रखी जाए, तो वो उस चीज को क्लियरली पढ़ पाता है, लेकिन वह दूर रखी हुई या दूर लिखी हुई चीजों को नहीं पढ़ पाता। यानी बेसिक लैंग्वेज में हम ये कहें कि इसका निकट बिंदु तो सही रहता है, लेकिन दूरस्थ बिंदु इसका इंफिनिटी नहीं रहता है, उससे कम हो जाता है। कैसा होता है, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे पहले डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो किरणें हैं वो बेहद दूरी से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, और जब ये कन्वर्ज होती हैं तो ये रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती है। इस कारण व्यक्ति को ये नहीं पता चलता कि सामने क्या लिखा है, कौन सी वस्तु रखी। वहीं अगर कोई वस्तु पास में रखी हो, ठीक है, तो क्या होता है, रेटिना में आप इमेज बनती है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं तो इमेज बनती है, या 25 सेंटीमीटर से जो है आगे या इंफिनिटी से कम रखते तो रेटिना पे इमेज बनती है, और पता चल जाता है कि क्या जो है यहाँ पे लिखा गया। यानी नियर पॉइंट सही रहता है, लेकिन फार पॉइंट में आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, मायोपिया होता है। अब अगर हम बात करें आप इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, देखेंगे किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आई होप आपको ये टॉपिक या ये क्वेश्चन जो है आपका, और जो पिछले हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इन्हें रिवाइज करना है, अगर कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।